स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा क्रैमिंग वाला चैप्टर है, चीज़ें आपको थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेंगी। तो बट चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, आसान है एंड कुछ लिमिटेड ही टॉपिक्स इस चैप्टर में से आते हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की असाइनमेंट दूंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बहुत कम क्वेश्चंस हैं जो आपको लर्न करने होंगे। तो चैप्टर थोड़ा समझ लेते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में चैप्टर है, तो हम हर तरीके के रिसोर्सेज पढ़ेंगे। फॉरेस्ट में कौन कौन सी स्पीशीज होती हैं, फ्लोरा एंड फौना, हम सब कुछ पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। We share this planet with millions of other living beings, starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan trees, elephants and blue whales. हमें पता है कि हमारा ये जो planet है, इस planet पे सिर्फ हम humans तो हैं नहीं, बहुत सारे living beings हैं, चाहे वो microorganisms हो, bacterias हो, lichens हो, trees हो, elephant, blue whales, सबके साथ हम ये planet share करते हैं। This entire habitat that we live in has immense biodiversity. ये जो जितना भी एरिया है, सराउंडिंग है, जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है, आपको डेफिनेशन दे रखी है। बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक ही बात है। इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, देखने में भी, फंक्शन करने में भी। हम कितने तरीके के जीव जंतुओं के बीच में हम रहते हैं, सब एक दूसरे से डिफरेंट है, बट स्टिल सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। We as a humans, along with all the living organisms, form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our own existence. हम जो humans हैं, हम बाकी living beings के साथ मिलके एक ऐसा इकोसिस्टम बना लेते हैं जिसमें हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स recreate the quality of air we breathe, the water we drink and the soil that produces our food, without which we cannot survive. Forests also play a key role in the ecological system as these are also the primary producers on which all the other living beings depend. मतलब जो भी हमारे प्लांट्स हैं, हमारे एनिमल्स हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं। कैसे? हमारी एयर क्वालिटी को ज़्यादा अच्छा करने में ये लोग हेल्प करते हैं। हम जो पानी पीते हैं उसको साफ रखने में ये लोग हेल्प करते हैं। जो हम सॉइल, जिससे हमारा खाना बनता है, उस खाने को प्रोड्यूस करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। और ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ना तो एयर के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, ना वाटर, ना सॉइल के बिना। तो फॉरेस्ट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। अब पहला टॉपिक जो है इसमें, दैट इज फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, आपको नाम से ही पता है, जो फ्लोरा है इट इज रिलेटेड टू प्लांट्स एंड जो फौना है इट इज रिलेटेड टू एनिमल्स। तो हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। इन फैक्ट, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। हम अगर अपने आसपास देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स दिख जाएंगे जो हमारे एरिया में बहुत ही यूनिक हैं। इनफैक्ट अगर हम पूरे इंडिया की ही बात करें तो हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है प्लांट्स एंड एनिमल्स की। दिस नंबर इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। मतलब इसके ट्वाइस या थ्राइस चीज़ें जो फ्लोरा एंड फौना में है वो और भी डिस्कवर हो सकती हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया. You may have realized the importance of these resources in our daily life. These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted. But lately, they are under great stress, mainly due to insensitivity to our environment. अब इस पैराग्राफ में बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे फ्लोरा, जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम उनको रोज़ देखते हैं, हमें पता है आसपास बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, बट वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए डेली पार्ट लेते हैं, बट हम उन्हें
फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसीलिए आज की डेट में प्रॉब्लम आ चुकी है प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है क्योंकि हम इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, हम इनसेंसिटिव हैं टुवर्ड्स देम। तो वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। वो स्ट्रेस देखते हैं क्या है। Some estimates suggest that at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list. Many of these would now be categorized as critical, that is on the verge of extinction, like cheetah, pink-headed duck, mountain quail, forest spotted owlet, plants like Maduqua ignis, and Hibertua haptonon. In fact, no one can say how many species may have already been lost. Today, we only talk of the larger and more visible animal and plants that have become extinct. But what about the smaller animals like insects and plants? आप वो बताना चाह रहे हैं कि हमारे इंडिया में हमने देखा है कि 10% जो वाइल्ड जंगली जो फूल हैं या जंगली जो प्लांट्स हैं एंड 20% मैमल्स ऐसे हैं जो खतरे की लिस्ट में आ चुके हैं, जिनको हम क्रिटिकल लिस्ट में कहते हैं, जो कि ख़त्म होने की कगार पे हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, जैसे चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ख़त्म होने की कगार पे हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी स्पीशीज़ तो ऑलरेडी हम खो चुके हैं। आज की डेट में हम उन स्पीशीज़ की बात करते हैं जो कि ज़्यादा दिखती हैं और वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, जो हमें ज़्यादा नोन स्पीशीज़ हैं। ठीक है, हमें पता है कि अच्छा टाइगर जो है, चीता जो है, वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट है क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें हैं। बट बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स होंगे जो कि बहुत हमारे इन्वायरमेंट में रोल प्ले करते हैं, बट वो भी एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। यहाँ पे आपको इस कॉलम में वैनिशिंग फॉरेस्ट के बारे में बता रखा है। देखो, आप आइडिया ले सकते हो। द डायमेंशंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया आर स्टैगरिंग। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में काटना। तो ये जितना भी डिफॉरेस्टेशन इंडिया में हो रहा है, अगर हम इसको डाटा देखें तो ये दिल हिलाने वाला डाटा है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन कंट्रीज एस्टिमेटेड एट 79.42 मिलियन हेक्टेयर, विच इज 24.16% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। ओपन फॉरेस्ट 9.14% एंड mangrove 0.14%. According to State of Forest report, the dense forest cover has increased by this since 2013. However, this apparent increase in the forest cover is due to conservation measures, management interventions and plantations by different agencies. तो अगर आप देखें, हमारे जो जंगल हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे। हमारे पास एस्टिमेटेड इतने मिलियन हेक्टेयर्स जो है वो कंट्री में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर था। देखो, डेटा आपको नहीं याद करना, ये सिर्फ एक आइडिया समझो। इतने हेक्टेयर था। अगर हम 2013 की बात करें तो ये 3775 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ चुका है। तो अगर बढ़ चुका है मतलब कोई ना कोई अच्छे काम तो किए होंगे। तो ये बहुत सारी एजेंसीज ने मिलके बहुत सारे कंजर्वेशन मेजर्स लिए हैं, मैनेजमेंट ने मिलके बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, जिसकी वजह से जो ख़त्म होते हुए जंगलों को हमने बचाया है। अगर हम ये नहीं करते तो हमारे जंगल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाते। Let us now understand the different categories of existing plants and animal species. Based on the International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, we can classify as follows. अब हम different plants and animals की डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो स्पीशीज़ हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं और उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं उनके बारे में। और एक जो फुल फॉर्म है वो आपको याद करनी है, दैट इज़ IUCN। ये वन वर्ड में आपको पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं। इट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन्होंने, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पीशीज़ को क्लासीफाई करती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो स्पीशीज़ क्लासीफाई की गई हैं हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि नॉर्मल स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर टू बी नॉर्मल फॉर द सर्वाइवल, सच एज कैटल, सॉल, पाइन, रॉडेंट्स। मतलब ऐसी स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन लेवल्स जो हैं उनको हम नॉर्मल कहते हैं, कि उनकी पॉपुलेशन ठीक चल रही है, कि इतना सर्वाइवल के लिए अगर जितनी अभी उनकी पॉपुलेशन है वो बढ़िया है, कोई उनको खतरा नहीं है। वो है कैटल, सॉल, पाइन, रॉडेंट्स एट्सेट्रा। अब अगली स्पीशीज आती है एंडेंजर्ड स्पीशीज। दीज आर द स्पीशीज विच आर इन डेंजर
ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खत्म होने की कगार पे हैं उनको हम बोलते हैं endangered species. The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to decline in the population continue to operate. इन species का survival बहुत मुश्किल हो चुका है अगर वो factors अभी भी बनते रहे जिनकी वजह से ये species जो है वो खत्म होने की कगार पे आ गई, तो ये species जो है वो बहुत मुश्किल से बच पाएंगी. The example of such species, कौन सी ऐसी species हैं जैसे कि black buck, crocodile, Indian wild ass, Indian rhino, lion-tailed macaque, संगाए, ये सारी ऐसी species हैं जो कि खत्म होने की कगार पे हैं. Then is vulnerable species. These are the species whose population has declined to levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factor continues to operate. ये ऐसी species होती हैं जिनका जो population level है वो इतने level तक जा चुका है, इतने level तक गिर चुका है, इनकी population इतनी कम हो चुकी है कि अगर negative factors चलते रहे तो कल को ये भी endangered category में आ सकते हैं, फ्यूचर में ये भी खत्म होने की कगार पे आ सकते हैं. तो ये होती हैं वल्नरेबल स्पीशीज, जैसे कि ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, जेंजेटिक डॉल्फिन. तो ये स्पीशीज ऐसी हैं कि अभी तो इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे करके कम हो रही है, खत्म नहीं हुई है, कम हो रही है, बट जिस हिसाब से कम हो रही है हो सकता है फ्यूचर में जाके ये एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ जाए. Then is rare species. Species with small population may move into the endangered category or the vulnerable category if the negative factors affecting them continue to operate. ये ऐसी species है जिनकी population ही बहुत कम है, तो ये इनकी population ही इतनी कम है कि ये हो सकता है इनको endangered category या फिर vulnerable category में डाल दें अगर negative factors जो इन species को affect कर रहे हैं वो चलते रहे. जैसे कि ऐसी species में कौन से आ रहे हैं? हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, ये ऐसी स्पीशीज हैं जो बहुत कम देखने को मिलती हैं. देन इज एंडेमिक स्पीशीज. दीज आर द स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स. एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीशीज कौन सी हैं? एंडेमिक का मतलब देखो ऐसी स्पीशीज हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरियाज में ही पाई जाती हैं और उनका होना ना होना उस जगह के ज्योग्राफिकल फीचर से बहुत मैटर करता है. जैसे कि अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, तो ये इन जगहों में ही पाई जाएंगी. तो जिस स्पीशी को ज्योग्राफिकल एरिया अफेक्ट करता है वो स्पीशी को क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं. Then is extinct species. These are the species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. A species may be extinct from a local area, region, country, continent or entire earth. Extinct मतलब जो खत्म हो चुकी है. बहुत कोशिश की उन species को ढूंढने की उनके पाए जाने वाले एरियाज में, बट वो species का existence कहीं पे पता ही नहीं लगा, खत्म हो चुकी हैं. वो चाहे एक एरिया से खत्म हो चुकी हैं, एक रीजन से या एक देश से या एक कॉन्टिनेंट से या पूरी अर्थ से ही खत्म हो चुकी हैं. तो ऐसी स्पीशीज कौन सी हैं? एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक. तो ये स्पीशीज हैं जो खत्म हो चुकी हैं. नीचे देखो एशियाटिक चीता के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है. द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल चीता is a unique and specialized member of a cat family and can move at a speed of 112 km per hour. जो चीता है उसको बहुत हम पहले भी छोटे होते से पढ़ रहे हैं कि फास्टेस्ट एनिमल है, दैट इज चीता. तो फास्टेस्ट लैंड मैमल ये 112 km per hour की स्पीड से भाग सकता है. द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर अ लेपर्ड. चीता को हम यूजुअली लेपर्ड जैसा समझ लेते हैं, दिखने में एक जैसा लगता है. इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर द लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइन्स ऑन ईच ऑफ द नोज विच फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आईज टू द माउथ. इसकी जो डिस्टिंग्विश शेप है वो क्या है कि जो चीता है उसके टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइन, जैसे हम रोते हैं तो आंसू की बूंदें जैसे टपकती हैं, वैसे टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइंस होती हैं जो कि इसके नाक से लेके इसकी आईज के कॉर्नर से लेके माउथ तक जाती हैं. प्रायर टू 20th century, cheetahs are widely distributed throughout Africa and Asia. Today, Asian cheetah is nearly extinct due to the decline of the available habitat and prey. The species was declared extinct in India long back in 1952. जो
चीता है, एशियाटिक चीता, बेसिकली चीतास तो अफ्रीका एंड एशिया में बहुत सारे चीतास थे। आज की डेट में अगर हम एशियन चीता की बात करें तो वो खत्म हो चुके हैं। अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ तो एशियन चीता 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो गए थे, मतलब पता ही नहीं चले थे कि ये कहाँ चले गए। तो ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा, हमने फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ा कि कैसे उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं धीरे धीरे, कैसे हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, एंड कौन सी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट है, कौन सी इंडेंजर्ड है, एशियाटिक चीता क्या होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैंने छोटा सा ही रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।